नमस्कार। मैं डॉक्टर सम्मुख नागनाथ मुच्छट्टे, हिंदी विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरका, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष तथा बीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा के छात्र छात्राओं के सम्मुख जनसंचार माध्यमों के का सामान्य परिचय, इस पर मैं अपनी बात आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जनसंचार शब्द अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द मास कम्युनिकेशन का ये हिंदी पर्याय है। कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से हुई है और उसका अर्थ होता है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझेदारी। लेकिन जनसंचार माध्यम के रूप में जब ये देखा जाता है तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि जन मतलब लोक और संचार मतलब लोगों में किसी सूचना का, किसी संदेश का संचार करना। जनसंचार माध्यम या जन माध्यम ये अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द मास मीडिया का ये हिंदी अनुवाद है। मीडिया ये जो है ये मीडियम का बहुवचन है और इसका सामान्य अर्थ ये है कि वह साधन जिससे कुछ अभिव्यक्त अथवा संप्रेषित किया जाता है। संचार प्रक्रिया के विवेचन में हमने देखा है कि मानव समाज के समस्त जो वर्ग हैं वो बड़े पैमाने पर एक दूसरे से घुले हुए हैं, परंतु वो कितने भी घुले हुए हो उनमें थोड़ी दूरी होती ही है। तो इस समय कुछ भावों को, कुछ विचारों को, कुछ सूचनाओं को या किसी जानकारी को संप्रेषित किया जाता है और ये सब संप्रेषित किस साधनों के द्वारा किया जाता है उन सब को जनसंचार माध्यम कहा जाता है। और ये जनसंचार माध्यमों में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनमें सार्थक संदेशों को ही लिया जाता है। कोई भी अवान्तर या बिल्कुल निम्न बातों को या निम्न संदेश को उसको जनसंचार माध्यमों में लेकर उसको प्रेषित नहीं किया जाता। अर्थात जनसंचार माध्यमों में या जनसंचार की पूरी प्रक्रिया में सार्थक संदेशों का ही महत्व है और उसी पर जनसंचार माध्यमों का भी महत्व निर्भर करता है और उसके अभाव में संचार प्रक्रिया बिल्कुल असंभव ही है। मानव अपने विचारों को, अपने भावों को, किसी सूचनाओं को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए किसी न किसी जनसंचार माध्यम का या किसी न किसी साधन का वह प्रयोग करता है और उसके माध्यम से अपनी बात वो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मानव अपने व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक हावभाव, संकेत आदि के माध्यम से वह अपनी बात कभी कभार वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में व्याप्त किसी भी सूचना का, ऐसी सूचनाएं जो कि सार्थक सूचनाएं हैं, जो मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक हित के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी सूचनाओं को जो मतलब जिन साधनों के द्वारा संप्रेषित किया जाता है, दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उन सब साधनों को जनसंचार माध्यम के अंतर्गत माना जाता है या लिया जाता है। जनसंचार माध्यम के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है परंपरागत जनसंचार माध्यम और दूसरा है आधुनिक जनसंचार माध्यम। परंपरागत जनसंचार माध्यमों में वार्ता, कथा, मेले, उत्सव, लोकगीत, लोकनाट्य, शिलालेख, विविध कलाएं आदि सब ये परंपरागत माध्यम में आते हैं। ये सारी ये जो भी जितने भी ये अभी मैंने उल्लेखित किए हुए साधन हैं, ये सभी परंपरा को मूल केंद्र में रखकर, सभ्यता संस्कृति को मूल में रखकर ये किसी संदेश का, सार्थक संदेश का वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करते रहते हैं।
अब दूसरा जनसंचार माध्यम का प्रकार है आधुनिक जनसंचार माध्यम। इस आधुनिक जनसंचार माध्यमों के मतलब मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है डाक प्रणाली, दूसरा है मुद्रण माध्यम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। डाक प्रणाली में जो भी ये पत्र वगैरह होते हैं ये सब डाक प्रणाली में आते हैं। अब इसकी कोई उपशाखा नहीं है, उप मुद्दा इसका नहीं है, उप प्रकार इसका नहीं है। दूसरा जो प्रकार है वो है मुद्रण माध्यम। अब इस मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्रिकाएं आते हैं, हैंडबिल आते हैं, पुस्तकें आते हैं, विविध प्रकार के ग्रंथ आते हैं। ये सब मतलब जितने भी मुद्रित हैं, जिनको जिनको मतलब छापा जाता है, ये सारे जो भी साधन है या जो मतलब जिसकी छपाई की जाती है और उसके माध्यम से वह दूसरों तक किसी जानकारी को दूसरों तक प्रेषित किया जाता है, तो वो सब कुछ मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है। तीसरा जो प्रकार है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और ये बिल्कुल 20वीं शताब्दी की ही ये उपज है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों में बिल्कुल उनकी जो संख्या थी वो न के बराबर थी, नहीं के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हो गया, मनुष्य विज्ञान के अनुसार सोचने लगा और परिणाम स्वरूप जनसंचार माध्यमों में भी नए नए आविष्कार हुए और उसी का परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम बने हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम भी 2 प्रकार के हैं। पहला है श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम और दूसरा है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम। अब श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या है या श्रव्य जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या है? तो ऐसे जनसंचार माध्यम जिनको केवल सुना जाता है या किसी ध्वनि के आधार पर, आवाज के आधार पर किसी सूचना को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, किसी सार्थक सूचना को दूसरों तक या बहुत बड़े जनसमूह तक, एक व्यक्ति या बहुत बड़े जनसमूह तक जिसको संप्रेषित किया जाता है, उसे श्रव्य जनसंचार माध्यम या श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अब दूसरा जो है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम, इसमें क्या होता है कि इन जनसंचार माध्यमों में ऐसे जनसंचार माध्यम आते हैं जिसमें आवाज भी होती है और सूचना प्रेषित करने वालों का चित्र भी वहां पर मौजूद होता है। तो दृश्य श्रव्य मतलब जहां पर दृश्य भी होता है और आवाज भी होती है। और ऐसे प्रकार से जो जनसंचार माध्यम जनता में किसी सार्थक सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं, उन सबको दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अब श्रव्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो आता है, टेलीकॉम आता है, सेल्यूलर आता है, रेडियो पेजिंग आता है, टेली प्रिंटर आता है, फिर बाद में मोबाइल आता है, ये सब कुछ। और दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत टेलीविजन आता है, फैक्स आता है, कंप्यूटर आता है, फिल्म आती है, वीसीआर आता है, इंटरनेट आता है। तो ये सारे जो हैं ये जनसंचार माध्यम के अत्यंत मुख्य रूप या मुख्य प्रकार हैं। अब हम थोड़ा सा परंपरागत जनसंचार माध्यम पर थोड़ी सा मतलब उस पर दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, परंपरागत जनसंचार माध्यमों का तात्पर्य ऐसे जनसंचार माध्यमों से है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते रहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह विकसित होते रहते हैं या उसको प्रेषित किया जाता है। और प्राचीन काल से ये जनसंचार माध्यम हमारे समाज में पड़े हुए हैं और वर्तमान परिवेश में भी इन जनसंचार माध्यमों की महत्ता हम लोगों को पूरे समाज में देखने के लिए प्राप्त होती है। इसलिए परंपरागत जनसंचार जो माध्यम है, इनका एक अपना अपना एक अलौकिक महत्व है। इस महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि ये परंपरागत जनसंचार माध्यम ऐसे समय में निर्माण हुए हैं जिस समय मनुष्य ने विज्ञान में किसी भी प्रकार का आविष्कार नहीं किया हुआ था या विज्ञान में वह किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं किया हुआ था। और इसीलिए ये सारे जो माध्यम हैं, जनसंचार माध्यम है, वो पूर्ण रूप से पारंपरिक है, सभ्यता और संस्कृति के कसौटी पर खरे उतरते हैं और ये हर समय एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी को किसी सार्थक सूचना को संप्रेषित करते हैं। इन परंपरागत जनसंचार माध्यमों को 3 भागों में या 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है धार्मिक जनसंचार माध्यम, दूसरा है राजसत्ता के जनसंचार माध्यम, तीसरा है लोक संचार के जनसंचार माध्यम। अब पहला जो है धार्मिक जनसंचार माध्यम किसे कहा जाता है? धार्मिक जनसंचार माध्यम उसे कहा जाता है जिन जनसंचार माध्यमों द्वारा किसी धर्म, जाति आदि की जो भी सार्थक सूचना है वह किसी व्यक्ति या जनसमूह तक उसको संप्रेषित किया जाता है। उन सारे जनसंचार माध्यमों को धार्मिक जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रखा जाता है। हम लोगों को मालूम है कि अलग अलग प्रकार के आज भी हम लोग को देखते हैं, ये रामायण महाभारत एक प्रकार से सभी धार्मिक जनसंचार माध्यम ही हैं, क्योंकि इनके द्वारा धर्म, सभ्यता, संस्कृति इन सब के बारे में जो भी सार्थक सूचनाएं हैं वे सारी सूचनाएं बहुत बड़े जनसमूह तक संप्रेषित की जाती हैं और उसके माध्यम से बहुत बड़ा जनसमूह उससे उपदेश ग्रहण करके उसके मतलब मार्गदर्शन प्राप्त करके वह अपने जीवन के उचित या विकासात्मक पथ पर वह अग्रसर होता है और अपने जीवन को उज्जवल बनाता है। ऐसे इसके संदर्भ में जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी भजन होते हैं या जितने भी धार्मिक सभाएं होती हैं, उन सभी में ये जो भी धर्मगुरु किसी धर्म को मूल केंद्र में रखकर अपनी बात को विवेचित या विश्लेषित करते हैं, वो सब कुछ धार्मिक जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। इसमें प्रवचन, वार्ता, शिल्प, चित्र, साहित्य, संगीत आदि सभी ये माध्यम या साधन इसमें आते हैं। इन सब के माध्यम से किसी धर्म या जाति का किसी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अब दूसरा जो है वो परंपरागत जनसंचार माध्यम का दूसरा जो प्रकार है राजसत्ता के जनसंचार माध्यम। अब हम लोगों को ये बात ज्ञात है कि भारतवर्ष में पहले से ही अनेक राजसत्ताएं थी और उन राजसत्ताओं की अपनी अपनी सत्ता पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। प्रत्येक राजसत्ता का अपना अपना एक मर्यादित क्षेत्र रहता था जिसे वे राज्य अपना राज्य के रूप में उसे वे विवेचित करते थे या राज्य के रूप में वो स्वीकार करते थे। अब किसी क्षेत्र का जो राजा होता था वह राजा अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र पर उचित नियंत्रण रखने के लिए अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए या अपने क्षेत्र को एक अलग दृष्टि से अपने पूरे कायदे कानून का लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए वह क्या करता था कि अलग अलग प्रकार के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करता था। और इन सारे जनसंचार माध्यमों का केवल अर्थ इतना ही होता था कि वे जनसंचार माध्यम वो जिस राजा के अंतर्गत है, उसी राजा ने जो भी कानून बनाए होते, जो भी नियम बनाए होते हैं, जो भी उन्होंने धाराएं कानून के संदर्भ में बनाई होती हैं, उन सब का उस राज्य के जनता में प्रचलन करना या उन सब को संप्रेषित करना, ये उन जनसंचार माध्यमों का काम होता था। और ये सारे जनसंचार जो माध्यम होते हैं वे सारे जनसंचार माध्यम राजसत्ता के जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। और ये किसी न किसी मतलब उस राजा के किसी न किसी सार्थक सूचनाओं को ही उस प्रजा तक वे संप्रेषित करने का काम करते थे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि मराठी में एक शब्द है दौंडी, जैसे कि उसी को हिंदी में कहा जाता है कि डुग्गी पीट कर। ये उस समय राजा लोग क्या करते थे कि अपने आदेशों का, अपने नियमों का या अपने कानून का वह अपनी जनता में प्रचार प्रसार करते थे। तो ये सारे जो माध्यम होते थे, ये सारे माध्यम राजसत्ता के जनसंचार माध्यम। कुछ राजा लोग अपने सूचनाओं का या अपने आदेशों का, अपने कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए वे अलग अलग प्रकार के शिलालेख, फिर चित्र आदि के माध्यम से भी वे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। तो ये हुए राजसत्ता के जनसंचार माध्यम। अब तीसरा है लोक
संचार जनसंचार माध्यम या लोक संचार के माध्यम, अब ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार माध्यमों का, क्योंकि हमारे समाज में अनेक प्रकार की रीतियां हैं, अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं, अनेक प्रकार की सभ्यताएं हैं और साथ ही अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के त्योहार हमारे समाज में अधिक मात्रा में मनाए जाते हैं। अब देखिए कि प्रत्येक उत्सव के मूल में, त्योहार के मूल में, सभी के मूल में, मतलब ये सारी जो भी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, इन सब के मूल में किसी न किसी कोई न कोई वहाँ उसके मूल में तथ्य होता है। अब देखिए कि हम लोगों को मालूम है कि दीपावली ये जो त्योहार है, इसको मनाने के मूल में भी कोई न कोई कथा है, बराबर है। अब ये क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे बढ़ती जाती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वह सूचना संप्रेषित करने का काम करती है। तो इस तरह से ये जो लोक संचार के जो माध्यम होते हैं, ये क्या होता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये देने का काम कर देती है। वो ऐसी रीति ही बन जाती है कि कोई इसके मूल में जाने की कोशिश करे तो उसका बारे में कोई समझ नहीं सकता। अब हम लोगों को मालूम है कि हमारे छोटे छोटे ग्रामों में वगैरह कोई न कोई अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उसकी पीछे की जो घटना है वो किसी को मालूम नहीं होती है। लोग केवल मनाते रहते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिलसिला मनाने का रहता है। तो बिल्कुल ये पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को वह काम सौंप देती है और बिल्कुल वो परंपरा बनी रहती है। तो ये सारे जो होते हैं, ये जो माध्यम होता है या इस प्रकार से जो भी कुछ पर्व या त्योहार हमारे समाज में मनाए जाते हैं, तो ये सारे जो पर्व हैं, ये त्योहार हैं, ये सारे लोक जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही मनाए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के लोकगीत होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, लोक गाथाएं होती हैं। तो इन सब के माध्यम से समाज में किसी सार्थक सूचना को प्रेषित किया जाता है और उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वह काम आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। अब देखिए, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में हम सबसे पहले डाक माध्यमों पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। डाक माध्यम, अब डाक में होता क्या है कि पहले के जमाने में व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने संदर्भ में जो भी जानकारी होती थी, उस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह क्या कर देता था कि अपनी भावनाओं को किसी कागज पर उतार देता था और उसके माध्यम से वह अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित करता था। और ये सब जो है ये डाक माध्यम के द्वारा ही होता था। और उसको वो डाक में, मतलब उसमें पोस्ट ऑफिस में जाना, उसमें फेंकना, उसमें पोस्ट में डालकर वो उस तक पहुंच जाता था। अब ये जो माध्यम है, ये जनसंचार माध्यम का सबसे पुराना माध्यम है और सबसे बिल्कुल विकसित माध्यम है या सुव्यवस्थित माध्यम है, क्योंकि ये जनसंचार माध्यम का ये पहला सोपान है। और बिल्कुल इसके माध्यम से भी एक सूचना, मतलब एक व्यक्ति किसी सार्थक सूचना को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। सार्थक सूचनाओं का इसके द्वारा आदान प्रदान होता है या सार्थक सूचना को दूसरों तक, एक व्यक्ति तक या बहुत बड़े जनसमूह तक इसको संप्रेषित किया जाता है। अब वर्तमान समय में इसमें भी बहुत सारे सुधार हुए हैं, नए नए आविष्कार हो गए, यातायात के साधनों में विकास होने के कारण इसकी जो सुविधा है वह अत्यधिक मात्रा में विकसित हुई है। अब दूसरा जो है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम हम लोग किससे कहते हैं? मुद्रण माध्यम हम लोग उससे कहते हैं जिसमें केवल छपाई, मतलब छापा जाता है। इन सब में मुद्रण माध्यम के अंतर्गत ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ग्रंथ आदि सब कुछ आते हैं, हैंडबिल वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। और ये मुद्रण माध्यम, ये जनसंचार माध्यमों का, आधुनिक जनसंचार माध्यमों का ये सबसे प्राचीन माध्यम है। और इन सब में अन्य जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीयता ये जनसंचार माध्यम रखता है। इसमें समाचार पत्र आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ आते हैं,
अलग अलग प्रकार की पुस्तकें आती हैं, तो इन सब के माध्यम से वह जो भी लेखक होता है, वो जो भी सृजनकार होता है, वह इसके माध्यम से किसी न किसी सार्थक सूचना को एक व्यक्ति या बहुत बड़े जनसमूह तक वो संप्रेषित करता है। अब तीसरा जो रूप है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसके अंतर्गत रेडियो, जिसके हमने श्रव्य जनसंचार माध्यम कहा। ये रेडियो जैसे टेप रिकॉर्ड, रेडियो, ये सारे जो है ये बिल्कुल ये श्रव्य जनसंचार माध्यम है। इनमें से केवल आवाज सुनाई दी जाती है और उसके माध्यम से किसी सूचना को लोगों तक प्रसारित करने का काम किया जाता है और इसमें से ध्वनि ही सुनाई देती है और उसी के माध्यम से लोग जो है उस सूचना को अपने तक दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से टेप रिकॉर्ड वगैरह ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वो दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम, इसमें आवाज और दृश्य दोनों भी दिखाई देते हैं, जैसे कि दूरदर्शन होता है, फिल्म होता है, वीसीआर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इससे अनेक प्रकार के मतलब नए नए युग के अनुसार इसमें आविष्कार हुए हैं और उस प्रकार से इन जनसंचार माध्यमों में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती हुई हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे छात्रों को ये संक्षिप्त जानकारी उनके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होगी। कृपया सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस पर चिंतन और मंथन करें। धन्यवाद। नमस्कार।